चलिए बच्चा, गुड इवनिंग। हम लोग बेटा SBTS का टेस्ट सेकंड है, उसका पेपर का सलूशन देखने जा रहे हैं। 51 से लेके 75 तक हम करेंगे डिस्कस, और 76 से ऑनवर्ड आगे वाले क्वेश्चंस आपको स्वप्निल से डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो चलिए देखा जाए। और जो कुछ भी यूट्यूब पे बेटा हम लोग पढ़ते हैं वो कहीं न कहीं सिंह साहब की एक प्रेरणा है, एक उनका गाइडेंस है। और वो गाइडेंस क्या है कि अब पढ़ने का अधिकार भी सबको, डॉक्टर बनने का अधिकार भी सबको। तो इसी मिशन के तहत हम लोग चीज़ों को यूट्यूब पे देखते हैं, कंटिन्यू करते हैं। तो चलिए बेटा, इस मिशन को ध्यान में रखते हुए हम लोग SBTS के सेकंड पेपर का सलूशन देखते हैं। पूछा गया है, विच आर द फॉलोइंग मार्क्ड कार्बन इज 3 डिग्री। आप बताइए, 3 डिग्री पूछा जा रहा है आपसे, 3 डिग्री कार्बन देखना है। तो हम लोगों ने पढ़ते समय क्या बोला था कि 3 डिग्री कार्बन होने के लिए क्या करना है भाई, हम उस कार्बन को 3 डिग्री कार्बन बोलेंगे जो अलग से 3 और कार्बन से जुड़ा होगा। तो इसे क्या बोल देंगे, 3 डिग्री कार्बन बोल देंगे। तो ये कह रहे हैं कि आपको तलाशना इसमें कौन सा 3 डिग्री कार्बन होगा। तो जैसे देखिए, जिसको मार्क किया है उसके बारे में बात ये कर रहे हैं, जिसको मार्क किया है वो बताना है कैसा है। ठीक है, यहाँ अगर इसे आप मार्क कर रहे हो इसे, तो ज़रा इस स्ट्रक्चर को देखो। एक कार्बन है, इससे 3 मेथाइल इधर आपने लगा दिया है और 1 मेथाइल इधर लगा दिया है, और इसको मार्क कर रहे हैं। तो यह कार्बन कितने कार्बन से जुड़ा है, सिर्फ एक ही कार्बन से। इस कार्बन की आप बात करो तो इधर किससे जुड़ा है, सिर्फ एक ही कार्बन से तो जुड़ा है। तो ये 3 डिग्री होगा नहीं, क्या हो जाएगा 1 डिग्री। दूसरे में आओ, इसे इन्होंने मार्क किया है, तो इससे इधर देखो 3 क्या लगा दिया है, मेथाइल, और इधर क्या लगा दिया, हाइड्रोजन। तो आप बताओ ये कार्बन कितने और कार्बन से जुड़ गया, 3 से। तो ये क्या हो जाएगा, 3 डिग्री कार्बन। तो आपका आंसर यही हो गया। सिमिलरली यहाँ देख लो, इसको ये मार्क करने, इसका मतलब ये इधर किससे जुड़ा होगा, सिर्फ एक कार्बन से जुड़ा, ये भी क्या हो गया 1 डिग्री कार्बन। इन्होंने इसे यहाँ मार्क कर रखा, ये कार्बन एक इधर कार्बन से जुड़ा, एक इधर कार्बन से जुड़ा, कितना हो जाएगा 2 डिग्री कार्बन। तो इन्होंने पूछा था कि 3 डिग्री कार्बन कौन सा होगा। तो 51 क्वेश्चन का कौन राइट आंसर हो गया, सेकेंड। ठीक, इसके बाद कर रहे हैं द बेस्ट एंड लेटेस्ट टेक्निक फॉर द आइसोलेशन, प्योरिफिकेशन एंड सेपरेशन ऑफ द ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। इसके लिए कौन सबसे बेस्ट मेथड और लेटेस्ट मेथड। बेटा इन सब में अगर बात की जाए तो क्रोमेटोग्राफी सबसे बेस्ट और लेटेस्ट मेथड। जिस क्रिस्टलाइजेशन की बात करें कि क्रिस्टलाइजेशन में हम लोग क्या करते हैं, तो खास करके क्रिस्टलाइजेशन हम लोग किसके लिए करवाते हैं, सॉलिड ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के लिए करवा देते हैं। ठीक, दूसरा दिया है डिस्टिलेशन। इसके लिए हम लोग क्या करते हैं कि वोलेटाइल ऑर्गेनिक कंपाउंड है, उसमें जो इम्प्योरिटीज़ होंगी वो कैसी होती हैं, नॉन वोलेटाइल हो जाती हैं। सब्लिमेशन का मतलब क्या हुआ कि एक ऐसे कंपाउंड की हम बात करें जिसे हम अगर गर्म करें तो सॉलिड से लिक्विड में न जाए, सीधे कहाँ चला जाए, गैसियस फेज में चला जाए। ठीक, तो ऐसे कंपाउंड के लिए करवाते हैं। तो इसके लिए अगर फैक्चुअल क्वेश्चन है, NCERT की लाइनें हैं बेटा, क्वेश्चन नंबर 52 की बात करें तो इसका बेस्ट आंसर क्या हो जाएगा, क्रोमेटोग्राफी। क्वेश्चन नंबर 53 करें, विच आर द फॉलोइंग इज द करेक्ट IUPAC नेम। अच्छा, IUPAC नेम के लिए आपको करना कुछ नहीं है, पहले जो रूट वर्ड दिया है उस रूट वर्ड को आप लिख लो। देखो क्या लिखा है इन्होंने, हेप्टेन ना, 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6 7, ये बना दिया। अब जरा वो ग्रुप से लगा लो भाई। 3 पे एथाइल लगाना है, तो इसका मतलब यहाँ हमने एक कर दिया कार्बन, यहाँ कर दिया कार्बन। 4 पे 2 मेथाइल लगा देना है, एक कार्बन यहाँ जोड़ दिया, एक कार्बन यहाँ जोड़ दिया। ठीक, और ऐसे देखो नंबरिंग करते हैं। ये तो ऐसे गलत हो गया क्योंकि अल्फ़ाबेट की बात करो तो देखो यहाँ क्या है, ये मेथाइल, और एथाइल की बात करो तो अल्फ़ाबेट में पहले कौन आ जाना चाहिए था, एथाइल, फिर आना चाहिए मेथाइल। तो ये तो ऐसे गलत हो गया। फर्स्ट आपको मिल गया। अब इसका IUPAC आप नाम लिखेंगे तो नंबरिंग यहाँ से करेंगे 1 2 3 4। तो 3 पे क्या आ गया आपका, एथाइल, और 4 डाई मेथाइल हेप्टेन हो गया। यहाँ 5 एथाइल 4, 5 एथाइल कब संभव था, जब आप इधर से नंबरिंग करते 1 2 3 4 5। तो ये तो गलत हो जाएगा, जो मिनिमम लोकेंट रूल की आप बात करते हो ये गलत हो जाएगा, नंबरिंग हो ही नहीं पाएगी इधर से। और फिर कह रहे हैं 4 4 20, ये 20 वर्ड यहाँ इस्तेमाल ही नहीं कर रहे हैं। तो इसका अगर राइट आंसर देखें हम लोग तो 53 का राइट आंसर कौन सा हो गया भाई, फर्स्ट। 53 का राइट आंसर कौन सा हो गया, फर्स्ट। चलो अगले पे आ जाएं, द IUPAC नेम ऑफ। अब यहाँ देख लो बेटा, जो आपको ऑर्गेनिक कंपाउंड दिया गया पहले उसका फंक्शनल ग्रुप तलाश लो। तो ये प्रियॉरिटी के अगॉर्डिंग देखो तो मेन प्रेफर्ड फंक्शनल ग्रुप ये हो गया। तो यहाँ से हम नंबरिंग स्टार्ट कर लेंगे 1 2 3 4 5।
अब 4 पे आप बोल दो ऑक्सो लगा है या कीटो लगा है और 5 कार्बन की चेन है तो पेंटेनोइक एसिड होना चाहिए। तो तलाशो भाई, डाईओन कोई मतलब ही डाईओन है कहाँ, पेंटेनल की बात नहीं है, आपको सीधे क्या है एक ओइक एसिड लगा है, ओन भी नहीं है, प्रियरिटी वाला ग्रुप क्या है एसिड है ना। ये देखो 4 ऑक्सो पेंटेनोइक एसिड। क्वेश्चन नंबर 55, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ कार्बन एटम डिपेंड अपॉन द स्टेट ऑफ द हाइड्रेशन इन विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड द कार्बन मार्क विल एस्ट्राइक्स इज मोस्ट। अच्छा बेटा, हम लोग बोलते हैं इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इज, चाहे बोल दो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू हाइब्रिडाइजेशन और चाहे बोल दो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू परसेंटेज एस कैरेक्टर। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू हाइब्रिडाइजेशन या डायरेक्टली क्या बोल देंगे परसेंटेज एस कैरेक्टर। अब भैया कार्बन को तलाश लो, सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रॉन यहाँ बताओ, ये जो कार्बन है सारे के सारे क्या है सिंगल बॉन्ड है, अगर सारे के सारे सिंगल बॉन्ड है तो ये कार्बन कौन सा है sp3। यहाँ आ जाओ, इस कार्बन से केवल एक डबल बॉन्ड इधर लगा हुआ है, तो अगर सिंगल डबल बॉन्ड है तो ये क्या हो जाएगा sp2। इस कार्बन से ट्रिपल बॉन्ड लगा है, ट्रिपल बॉन्ड अगर लगा है तो ये क्या हो जाएगा sp। और यहाँ देखो इससे फिर क्या लगा है डबल बॉन्ड लगा तो ये क्या हो जाएगा sp2। अब आप बताओ, अगर हम बोले इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू हाइब्रिडाइजेशन, तो हाइब्रिडाइजेशन सबसे कम तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सबसे ज़्यादा, या परसेंटेज इस कैरेक्टर से आप देख लीजिए। तो 55 का मोर शायद इन्होंने पूछा है, कार्बन एटम डिपेंड्स अपॉन देयर स्टेट ऑफ इन विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड द कार्बन मार्क्ड विद स्ट्राइक्स द मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव। तो मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव के लिए क्या देखना भाई, सबसे कम हाइब्रिडाइजेशन होना चाहिए या परसेंटेज इस कैरेक्टर सबसे ज़्यादा होना चाहिए। तो थर्ड वाला जो कार्बन है क्या हो जाएगा मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव। क्वेश्चन नंबर 56, इन विच आर द फॉलोइंग फंक्शनल ग्रुप फंक्शनल आइसोमर्स। आपको बताना है कि किस में फंक्शनल आइसोमेरिज होगी और किस में फंक्शनल आइसोमेरिज नहीं होगी। तो देखो हम लोगों ने पढ़ा भी है, एल्कोहल को अगर देखें तो किससे हम लोग फंक्शनल आइसोमर्स बना रहे थे, ईथर से, ये पेयर हम लोगों ने पढ़ रखा है। एल्डिहाइड को देखें तो किससे बना रहे थे, कीटोन से, राइट। फिर कर रहे हैं एल्काइल हैलाइड, ये किससे बनाओगे, हैलाइड लगाए हो, हैलोजन लगा रखा है आपने, तो क्लोरीन को ब्रोमीन थोड़ी ना बना दोगे यार, ब्रोमीन को आयोडीन थोड़ी ना बना दोगे आप। तो ये किसके साथ फंक्शनल आइसोमेरिज शो कर, किसी साइनाइड। और साइनाइड की अगर आप बात करते हो तो इसको किससे बोल रहे थे, आइसोसाइनाइड से। जब पेयर हम लोगों ने सब इंपॉर्टेंट फंक्शनल आइसोमर्स के पेयर नोट किए थे तो उसमें आप ध्यान दो, तो उसमें एल्डिहाइड कहीं आया था। एल्डिहाइड में मान लो फ्लोरीन लगा तो फ्लोरीन को क्या क्लोरीन बना देंगे या कुछ और कर देंगे, तो ये नहीं है। तो इसमें से कौन ऐसा है, इन विच आर द फॉलोइंग फंक्शनल ग्रुप आइसोमर्स इज नॉट पॉसिबल। तो किस में नहीं पॉसिबल होगा, थर्ड में। एल्काइल हैलाइड का कोई फंक्शनल आइसोमर्स नहीं बना पाएंगे हम। अगला क्वेश्चन करें मैच। अच्छा फ्री रेडिकल, यहाँ की अगर बात करें बेटा फ्री रेडिकल, तो इसका मतलब क्या हुआ, ये कार्बन है, इसे 3 हाइड्रोजन जोड़ दिया, सबसे सिंपलेट ले लें, ये हो गया ऐसे फ्री रेडिकल। दूसरा क्या है, कार्बोकेटायन, कार्बोकेटायन का मतलब ये कार्बन है, इससे 3 हाइड्रोजन जोड़ दिया और यहाँ क्या लगा है प्लस चार्ज। और तीसरा क्या है, कार्बेनियन, कार्बेनियन का मतलब क्या हो गया, ये हाइड्रोजन है, ये हाइड्रोजन है, ये हाइड्रोजन, यहाँ माइनस चार्ज। आओ जरा इसके बारे में बात कर लें भैया। अब अगर इसकी बात करें बेटा तो हमको क्या दिख रहा, 3 सिग्मा बॉन्ड है, और अगर लोन पेयर की बात करें तो आधा लोन पेयर। तो 3 सिग्मा बॉन्ड है और आधा लोन पेयर की बात करें तो हाइब्रिडाइजेशन अगर हमें लिखना हो तो हम क्या लिख देंगे sp3। लेकिन बेटा एक्चुअली इसका हाइब्रिडेशन अगर sp3 लिख रहे हैं तो ये चीज़ गलत हो गई। क्यों, यहाँ देखो कार्बन जो सेंट्रल एटम है वह अपने सराउंडिंग एटम से मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है। एक्चुअली इस ऑड इलेक्ट्रॉन को हम हाइब्रिडेशन में कंसीडर कब करेंगे, जब ये सेंट्रल एटम लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव हो और सराउंडिंग एटम मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव हो। ठीक, जैसे हमने बोला NO2 की बात करो, NO2, तो यहाँ भी जब आप निकालोगे तो सिग्मा बॉन्ड की बात करें 2 आ गया, लोन पेयर की बात करें आधा आ गया। लेकिन ये जो फ्रैक्शनल वैल्यू लोन पेयर की आई, इसे हाइब्रिडेशन में कंसीडर कब करना है, जब जो सेंट्रल एलिमेंट है उसकी इलेक्ट्रिसिटी सराउंडिंग से कम है। तो यहाँ नाइट्रोजन की इलेक्ट्रिसिटी ऑक्सीजन से कम है, इसलिए इसको तो हम हाइब्रिडेशन में लेकर के और क्या बोल देते हैं, यहाँ sp2 हो जाएगा, राइट। लेकिन जब यहाँ की आप बात करते हो तो कार्बन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव देन हाइड्रोजन, तो इसीलिए बेटा यह जो आपका एक अनपेयर इलेक्ट्रॉन आया है इसे हाइब्रिडेशन में कंसीडर नहीं करते हैं, इसलिए यहाँ क्या बोल दिया, हाइब्रिडेशन क्या हो गया इसका sp2। ठीक, अब यहाँ आ जाइए, 3 आपने क्या लगा रखा है, सिग्मा बॉन्ड, और कुछ तो है नहीं। तो अगर 3 सिग्मा बॉन्ड है और कुछ नहीं है तो इसका मतलब हाइब्रिडेशन क्या हो गया, sp2। यहाँ जाइए, 3 सिग्मा बॉन्ड और 1 माइनस आपने लगा दिया, इसका मतलब एक लोन पेयर इसके पास आ गया।
तो 3 सिग्मा बॉन्ड, एक लोन पेयर, बेस्ट 4 आ गया, तो हाइब्रिडाइजेशन हम लोग क्या ले लेंगे, sp3। ठीक, तो अब आओ स्ट्रक्चर मैच करवा लेते हैं। तो फ्री रेडिकल देखें, अगर sp2 आप बोले हो तो क्या हो जाएगा, ट्राइगोनल प्लेनर। ठीक, कार्बोकेटायन की बात कर रहे हो तो क्या हो जाएगा, ट्राइगोनल प्लेनर। कार्बेनियन की बात कर रहे हो तो क्या हो जाएगा, पिरामिडल। लीनियर कोई है ही नहीं है, तो भैया ए का क्या, फर्स्ट का क्या होगा ए, सेकंड का क्या होगा ए, और थर्ड का क्या होगा बी। तो ए बी कौन सा राइट आंसर हो गया बच्चा, सेकंड। ठीक, अब आ जाते हैं नेक्स्ट पे। कह रहे पेंट 1 इन एंड पेंट 2 इन आर पोजीशन आइसोमर। कुछ नहीं करना भाई, 5 कार्बन हो गया, पेंट 1 इन लगा दिया, एक पे हमने लगा दिया है डबल बॉन्ड। ठीक, और अगले में कहा क्या रहे हैं, पेंट 2 इन, पेंट 2 इन, यानी दूसरे पे लगा दिया। आप बताओ दोनों में रूट वर्ड क्या है, सेम। जब हम लोगों ने पोजीशन आइसोमर की बात की थी तो हम लोगों ने क्या बोला था, भाई रूट वर्ड समान रखना है, और जो फंक्शनल ग्रुप है या मल्टीपल बॉन्ड है या सब्स्टिट्यूएंट, उनकी पोजीशन अलग अलग कर देनी है। ऐसे केस में हम लोग क्या बोले थे, फंक्शनल आइसोमर। तो पेंट 2 इन और पेंट 1 इन क्या है, फंक्शनल आइसोमर, ये बात सच है। सॉरी पोजीशनल आइसोमर, सॉरी ये पोजीशन शिफ्ट हो रहे हैं बेटा, यहाँ 1 से कहाँ चले गए, 2 पे, सॉरी फंक्शनल नहीं पोजीशनल, सॉरी। पोजीशनल आइसोमर के लिए शर्त क्या बोला था, मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम रखना है। ठीक, रूट वर्ड नहीं बदलना है, रूट वर्ड नहीं बदलना, यानी पेरेंट चेन आपको चेंज नहीं करनी, सिर्फ फंक्शनल ग्रुप की पोजीशन चेंज कर देनी है, या सब्स्टिट्यूएंट या डबल बॉन्ड की पोजीशन चेंज कर देनी, तो उसे क्या बोलेंगे, पोजीशनल आइसोमर। तो ये बात तो सही है, पोजीशनल आइसोमर हो गया। आप कह रहे हैं पोजीशन आइसोमर्स डिफर इन द पोजीशन ऑफ फंक्शनल ग्रुप आर अ सब्स्टिट्यूएंट, बिल्कुल सही बात है। तो ए और आर दोनों सही भी हैं, और आर जो है ए को करेक्ट एक्सप्लेन कर रहा है, क्यों, क्योंकि रूट वर्ड सेम रखना है, सिर्फ पोजीशन चेंज करनी है हमको। तो ये बात दोनों सही हो गई, तो बोथ ए एंड आर इज करेक्ट एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए, फर्स्ट इज राइट आंसर। आगे आ जाओ भैया। अमंग द फॉलोइंग चूज द इनकरेक्ट ऑप्शन। फिनॉल हैज़ द OH ग्रुप। देखो बच्चा, जब फिनॉल की हम बात करते हैं तो बेंजीन रिंग के ऊपर अगर OH लगा दें तो हम क्या बोलते हैं, ये फिनॉल हो गया। तो ये बात तो सही है कि OH ग्रुप तो पाया जाता है फिनॉल में। ठीक, आगे बोल रहे हैं प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्सरी एमाइड्स आर डिफरेंट फंक्शनल ग्रुप, एमाइड्स आर डिफरेंट फंक्शनल ग्रुप विद रिस्पेक्ट टू द ईच अदर। बिल्कुल सही बात है। प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्सरी की जब बात करते हैं तो ये दोनों क्या हैं, ये सब एक दूसरे के क्या हैं, डिफरेंट फंक्शनल ग्रुप हैं एक दूसरे की तुलना में, बिल्कुल सही बात है। यूरिया वाज द फर्स्ट फाउंड बाय द फ्रेंच, नहीं यार फ्रेडरिच है यार, फ्रेडरिच वूलर, बिल्कुल सही बात है। कह रहे हैं फिनॉल इज द होमोसाइक्लिक कंपाउंड एज वेल एज हाइड्रोकार्बन। देखो फिनॉल में होमोसाइक्लिक का मतलब होगा रिंग में सिर्फ कार्बन होनी चाहिए, तो ये तो बात सही है। देखो रिंग में केवल कार्बन ही कार्बन तो है, लेकिन बोल रहे हैं एज वेल एज हाइड्रोकार्बन है। हाइड्रोकार्बन का मतलब हो गया उस कंपाउंड में सिर्फ कार्बन और हाइड्रोजन होनी चाहिए। फिनॉल के साथ ऐसा नहीं है। अगर फिनॉल की आप बात कर रहे हो तो यहाँ क्या क्या आपको मिला, कार्बन भी है, हाइड्रोजन भी है, और क्या है, ऑक्सीजन है। और हाइड्रोकार्बन मतलब सिर्फ कार्बन और हाइड्रोजन होनी चाहिए, ऑक्सीजन नहीं होनी चाहिए। ठीक, तो यह होमोसाइक्लिक तो हो जाएगा, लेकिन हाइड्रोकार्बन्स की बात नहीं है, तो ये बात गलत हो गई। तो इन्होंने क्या पूछा था भैया, इनकरेक्ट। तो कौन सा हो गया, फोर्थ इज इनकरेक्ट। अगला इनकरेक्ट स्टेटमेंट अबाउट द होमोलोगस सीरीज। द होमोलोगस shows different in physical property due to the change in molecular mass। भाई CH2 का अंतर होगा, अगर CH2 का अंतर होगा तो इसका मतलब 14 का अंतर आएगा। अगर हम सक्सेसिव की बात करेंगे, वैसे CH2 का अंदर 14 की अंतर नहीं हो सकता है। CH2 किसी भी मल्टीपल में 3, 4, 5, 10, 20 कुछ भी अंतर हो सकता है, लेकिन एक अगर CH2 का अंतर लेंगे तो 14 का अंतर आएगा। अगर मॉलिक्यूलर मास चेंज हो जाएगा तो फिजिकल प्रॉपर्टी चेंज हो जाएगी। तो बिल्कुल सही है, ड्यू टू द चेंज इन द मॉलिक्यूलर मास, ये बात तो सही है। फिर कह रहे हैं द होमोलोगस शोज द डिफरेंट इन केमिकल प्रॉपर्टी ड्यू टू द चेंज इन फंक्शनल। नहीं, होमोलोगस में केमिकल प्रॉपर्टी डिफरेंट नहीं होगी, क्योंकि सीरीज तो फैमिली तो आपको सेम ही रखनी पड़ेगी ना, सिर्फ CH2 का अंतर रखना है। और अगर केमिकल फैमिली आपको सेम रखनी है तो फंक्शनल ग्रुप भी चेंज नहीं होगा, फंक्शनल ग्रुप भी सेम आपको रखना है। तो ये बात गलत हो गई। द होमोलोगस शोज द डिफरेंस इन द केमिकल प्रॉपर्टी ड्यू टू द चेंज इन फंक्शनल ग्रुप, ये बात गलत हो गई, और इन्होंने इनकरेक्ट ही पूछा था। ठीक, आगे वाले देख लो। ऑल द मेंबर्स ऑफ होमोलोगस सीरीज हैव द सेम जनरल फार्मूला, बिल्कुल सही बात है, फैमिली चेंज नहीं करना है, जनरल फार्मूला सेम आपको रखना है। और द टू एडजेसेंट यानी अड़ोस पड़ोस वाले मेंबर्स आर डिफर बाय द CH2 यूनिट, ये बात भी बिल्कुल सही है। तो 60वें का कौन सा हो गया भैया, सेकेंड।
अगला, ऑल द कार्बन आइटम इन दिस आर sp2 हाइब्रिडाइज। नहीं बच्चा, ये डबल बॉन्ड से है, ये मतलब इस कार्बन से एक केवल पाई बॉन्ड जुड़ा है तो ये क्या हो जाएगा sp2। इस कार्बन से दो पाई बॉन्ड जुड़ गए तो ये क्या हो जाएगा sp, और इस कार्बन से फिर एक ही पाई बॉन्ड जुड़ा तो ये क्या हो जाएगा sp2। तो ये कह रहे हैं ये सारे के सारे sp2 हाइब्रिडाइज, ये बात गलत हो गई, तो यानी स्टेटमेंट तो मतलब एसर्शन गलत हो गया। इन दिस मॉलिक्यूल ऑल द कार्बन आइटम्स आर अटैच टू ईच अदर बाय द डबल बॉन्ड। हाँ, हर कार्बन आइटम एक दूसरे से डबल बॉन्ड से जुड़ा, ये बात तो सही है। तो एसर्शन गलत है, रीजन सही है। तो तलाशो भाई, एसर्शन इज नॉट करेक्ट बट रीजन इज करेक्ट। कौन सा राइट आंसर हो गया? फोर्थ। आगे आ जाइए। नाइट्रोजन, सल्फर, हेलोजन एंड फास्फोरस प्रेजेंट इन एन ऑर्गेनिक कंपाउंड्स आर डिटेक्टेड बाय द लिसग्नेस टेस्ट। बिल्कुल सही बात है, सही बात है। द टेक्निक इन विच सम सॉलिड सब्सटेंसेज चेंजेस फ्रॉम द सॉलिड टू वेपर स्टेट विदाउट पासिंग थ्रू द लिक्विड। अभी तो पीछे हम लोग बात करके आ रहे हैं ना, आर्काल्ट सब्लिमेशन, ये बात भी सही है, दोनों स्टेटमेंट सही है भैया। तो बोथ द स्टेटमेंट फर्स्ट एंड स्टेटमेंट सेकंड आर इन, नहीं भाई करेक्ट है यार, बोथ द स्टेटमेंट फर्स्ट एंड स्टेटमेंट सेकंड आर करेक्ट। कौन सा आंसर हो गया? फोर्थ। तो 62 का कौन सा आंसर मिल गया भैया आपको? फोर्थ। ठीक, अब आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 63 पे। बेटा इस क्वेश्चन को मैं यहाँ कुछ लिखूँ पढ़ूँ उसके पहले मैं एक चीज़ आपको लिख दूँ। एनसीईआरटी मेरे सामने रखी हुई है, एनसीईआरटी आपके पास भी होगी, जो नई वाली एनसीईआरटी है। यह एनसीईआरटी की का प्रॉब्लम नंबर 8.2 है। यह एनसीईआरटी का नई वाली एनसीईआरटी है, एनसीईआरटी न्यू। ये आपको डिट्टो वही क्वेश्चन, कुछ चेंज नहीं हुआ बेटा। प्रॉब्लम नंबर 8.2 है एनसीईआरटी का, प्रॉब्लम नंबर 8.2। ठीक है, अब आओ देख लो, कुछ नहीं, परसेंटेज ऑफ कार्बन निकालना है, परसेंटेज ऑफ कार्बन। इसके लिए वहाँ आप देखोगे तो आपको इनडायरेक्टली एक फार्मूला आपको मिल जाएगा बेटा कि 12/44 मल्टीप्लाइड बाई वेट या मास ऑफ वेट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड अपॉन वेट ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड, ऑर्गेनिक कंपाउंड मल्टीप्लाइड बाई 100। इसमें आपको वैल्यू पुट कर देनी है, आंसर आ जाएगा, यानी 12/44 ये हो गया। वेट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, कितनी कार्बन डाइऑक्साइड बन रही है देखो दिया है, कार्बन डाइऑक्साइड कितनी है? इतना। तो इसका मतलब हो गया 0.1014 ग्राम। और वेट ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड कितना दिया गया है? 0.198 ग्राम। ठीक, और फिर क्या कर देना? मल्टीप्लाइड बाई 100। इसे आप सॉल्व कर लेंगे, आपको मिल जाएगा ऑर्गेनिक कंपाउंड। और उसके बाद जब हाइड्रोजन की बात करते हो, परसेंटेज ऑफ हाइड्रोजन। ठीक, तो हाइड्रोजन के लिए जो फार्मूला लेना, कोई अंतर नहीं होना, बस 2/18 मल्टीप्लाइड बाई वेट ऑफ वाटर जो बन रहा होगा अपॉन वेट ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड मल्टीप्लाइड बाई 100। ठीक, यहाँ देख लो, ये भी आपको दिया गया है भाई 1 पॉइंट, ये हमने गड़बड़ रख दिया क्या? ऑर्गेनिक कंपाउंड ऑन कंप्लीट कंबशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड, भाई ये दिया गया, देख लो। ये पहले वाले में हमने फार्मूले में वैल्यू गलत रख दी भैया, ये वैल्यू सही कर लेना। ये ऑर्गेनिक कंपाउंड की वैल्यू रखनी थी आपको, तो ऑर्गेनिक कंपाउंड की वैल्यू क्या रखना है? 2.246 ये रखना है। ठीक है, अब वेट ऑफ वाटर की बात करें तो देखो ये कह रहे हैं इतना वाटर आपको दे रहा है, या तो इसे भी सॉल्व कर लेना है, तो कुछ यहाँ नहीं करना है, ये आपको दिया ही गई है। वेट ऑफ वाटर आपको क्या रख देना है? 0.198 और अपॉन वेट ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड 246, और फिर क्या कर देना है? मल्टीप्लाइड बाई 100, और यहाँ 2/18 ही है। इसे सॉल्व करने के बाद बेटा आपको फर्स्ट आंसर मिल जाएगा। ठीक, तो सीधा सीधा एक क्वेश्चन था, सीधे एनसीईआरटी की प्रॉब्लम ही है। और ऐसा नहीं है कि यहाँ टेस्ट पेपर में हम लोगों ने प्रॉब्लम पूछ रखी है। जब आप नीट का एग्ज़ाम दे रहे होंगे तो ख़ास करके अगर इस चैप्टर की बात करें, क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव एनालिसिस, तो इसमें कोई फ्रेम्ड क्वेश्चन, कोई नया क्वेश्चन आते हुए जितना एनसीईआरटी ने दिया है उसके बाहर का एक क्वेश्चन कभी नहीं मिलेगा। ओवरऑल केमिस्ट्री में एनसीईआरटी बाहर का कोई क्वेश्चन नहीं है।
थोड़ा सा ट्विस्ट कर सकते हैं, लेकिन यहाँ ट्विस्टिंग भी नहीं, स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चंस आते हैं, स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चंस आते हैं। तो इसलिए जितने एग्जाम्पल एनसीईआरटी ने दे रखे हैं, केमिस्ट्री का कोई भी पोर्शन आप पढ़ रहे हो तो एग्जाम्पल सारे के सारे आपके वो सॉल्व होने चाहिए, पता होने चाहिए, ये आपके एग्जामिनेशन हॉल में टाइम बचा देंगे। ठीक है, चलो भाई अगले पे आ जाते हैं। कह रहे हैं इन द ऑर्गेनिक कंपाउंड दिस द पेयर ऑफ हाइब्रिडाइजेशन ऑर्बिटल इन्वॉल्व इन द फॉर्मेशन ऑफ C2C3 बॉन्ड। तो C2C3 बॉन्ड, इन्होंने कहीं C2C3 दिया नहीं है, तो आप नंबरिंग कर लो, जो नंबरिंग में सीक्वेंस आएगा उसको C2C3 हम लोग मान लेंगे। तो चलो भैया नंबरिंग कहाँ से करोगे, इधर डबल बॉन्ड सेम पोजीशन पे है, उधर ट्रिपल बॉन्ड सेम पोजीशन में, प्रायोरिटी डबल बॉन्ड को देना, तो यहाँ शुरू कर देते हैं 1 2 3 4 5 6। अब इन्होंने क्या बोला है C2C3, तो अगर हम C2 की बात करें तो C2 में देखो क्या है, एक डबल बॉन्ड है, इसका मतलब ये वाला कार्बन चूंकि सिंगल डबल बॉन्ड है तो क्या हो जाएगा sp2। और C3 की बात करें तो सारे सिंगल बॉन्ड है, तो ये क्या हो जाएगा sp3। तो बोल रहे हैं कि बताइए पेयर ऑफ हाइब्रिड ऑर्बिटल इन्वॉल्व इन द फॉर्मेशन ऑफ द C2C3 बॉन्ड। तो इसका मतलब है कार्बन 2 का sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल कार्बन 3 के sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल से ओवरलैप कर रहा होगा, और तब आपको इस कार्बन 2 और कार्बन 3 के बीच बॉन्ड बन रहा होगा। तो क्या होगा sp2 और sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल, आंसर कौन सा हो गया, थर्ड। चलो भैया अगले क्वेश्चन पे। इन द लेसैग्ने टेस्ट फॉर द नाइट्रोजन इन एन ऑर्गेनिक कंपाउंड द प्रूशियन ब्लू कलर। अच्छा, प्रूशियन ब्लू कलर बेटा, यहाँ आप NH2O जोड़ लीजिए, यह फार्मूला है, पूछा जाता है इस कंपाउंड के, यह इसके लिए हम लोग जनरल या कॉमन नाम की बात करें तो प्रूशियन ब्लू, इस कंपाउंड का नाम ही पड़ गया है प्रूशियन ब्लू इसके कलर के कारण। तो ये यही नहीं आपको मिलेगा, जब एक बार आप कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री पढ़ेंगे तो वहाँ इसका भी जिक्र होगा प्रूशियन ब्लू। ठीक, एनालिटिकल केमिस्ट्री पढ़ेंगे फिर आपको इतबार है, फिर ये मिल जाएगा प्रूशियन ब्लू। तो ये फैक्चुअल चीज़ है बेटा, रटा होना चाहिए कि प्रूशियन ब्लू क्या है। नाइट्रेट आयन का जब हम लोग एनालिसिस करते हैं तो जो ब्राउन रिंग टेस्ट कॉम्प्लेक्स जो ब्राउनिंग मिलती है वो किस कॉम्प्लेक्स कारण मिलती है, तो कुछ ये कॉमन नेम्स हैं जो फ्रीक्वेंटली पूछे जाते हैं, वो याद होने चाहिए आपको। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 65, मैच द कॉलम विद द कॉलम सेकेंड। अच्छा, फर्स्ट कॉलम को सेकेंड कॉलम से मैच करवाना है और आपको अप्रोप्रिएट आंसर सेलेक्ट करना है कि आखिर इसमें से कौन सा सही आंसर। ठीक है, तो चलो भैया और देखा जाए। सबसे पहले ड्यूमास मेथड की बात करें तो ड्यूमा मेथड से क्या ले रहे हैं, नाइट्रोजन। ठीक, नाइट्रोजन को ड्यूमा मेथड नहीं जिल्डॉल मेथड से भी कर लेते हैं, लेकिन चलो ठीक है। फिर कह रहे हैं जिल्डॉल मेथड से में क्या हम लोग बना लेते हैं अमोनिया। जिल्डॉल मेथड में जब रिएक्शन डिफरेंट रिएक्शंस हम लोग करवाते हैं तो हम लोग को मिलता क्या है फाइनली, जिसके बाद हम लोग एस्टिमेशन करते हैं अमोनियम सल्फेट। कैरियस मेथड हैलोजेंस के लिए करवाते हैं। ठीक, सिल्वर नाइट्रेट। क्रोमेटोग्राफी में सिलिका जेल या एल्यूमिना का इस्तेमाल कर लेते हैं। ठीक, और होमोलिसिस के बाद क्या मिलता है आपको, फ्री रेडिकल मिलता है। तो सब फैक्चुअल हैं, चीज़ें मिलाना है बेटा। तो देख लो भाई कौन कौन आपस में मैच कर गया। तो ड्यूमास मेथड A का 1 का C एक ही जगह दिख रहा है और तो कहीं दिख भी नहीं रहा है। अच्छा चलो पहला और लास्ट वाला मिला लें। पाँचवें का क्या आया, होमोलिसिस के बाद फ्री रेडिकल्स बनते हैं D, पाँचवें का D। तो लो फर्स्ट आंसर मिल गया आपको। ठीक है, चलो भैया आगे आ जाओ। द IUPAC नेम और नंबरिंग कर लिया जाए। यहाँ से आप करोगे तो क्या मिलेगा, 1 2 3 4 मिलेगा। यहाँ से करोगे तो 1 2 3 4 मिलेगा। तो इधर से आपको मिनिमम नंबर मिल गया, यहाँ से नंबरिंग हम लोगों ने स्टार्ट कर दिया। अब देखो भैया अल्फ़ाबेट ले लो, ये C है, ये N है और ये M है। ठीक, 1 क्लोरो ना C आएगा, C M के बाद N आता है ना, तो पहले क्लोरो के बाद मेथिल आना चाहिए। हाँ, 1 क्लोरो 4 मेथिल 2 नाइट्रो बेंजीन। अल्फ़ाबेट में लीजिए तो पहले C, उसके बाद क्या आया M, उसके बाद क्या आएगा N। तो सेकंड इज राइट आंसर। अगला, द प्रिंसिपल इन्वॉल्व इन द पेपर क्रोमेटोग्राफी। बेटा पेपर क्रोमेटोग्राफी कुछ नहीं, पार्टीशन क्रोमेटोग्राफी का ही एक पार्ट है पेपर क्रोमेटोग्राफी। ठीक, क्रोमेटोग्राफी दो तरह से हम लोग बोलते हैं, तो उसमें जो एक पार्टीशन क्रोमेटोग्राफी है ना, उसका ही पार्ट है पेपर क्रोमेटोग्राफी। एनसीईआरटी की लाइनें हैं ये।
इन कैरियस मेथड ऑफ एस्टिमेशन ऑफ द हैलोजन इतना ग्राम ऑफ एन ऑर्गेनिक कंपाउंड। देखो पिछले में हम लोग वैल्यू पुट करने में गड़बड़ किया था, तो यहाँ वैल्यू को अंडरलाइन कर लो। ऑर्गेनिक कंपाउंड इतना ग्राम सिल्वर का ब्रोमाइड दे रहे हैं और पूछ रहे हैं फाइंड आउट द परसेंटेज ऑफ ब्रोमीन। नॉर्मल सा वही जो फार्मूला बार बार हम लोग इस्तेमाल कर रहे हैं वही फार्मूला इस्तेमाल करना होगा। परसेंटेज ऑफ ब्रोमीन बराबर है 80/188 मल्टीप्लाइड बाई सिल्वर ब्रोमाइड का वेट अपान ऑर्गेनिक कंपाउंड का वेट मल्टीप्लाइड बाई 100। इसे सॉल्व कर लेना है। वैल्यू सारी की सारी आपको दी गई है, देख लीजिए। सिल्वर ब्रोमाइड 0.15 ग्राम ऑर्गेनिक कंपाउंड दे दिया गया है और 0.12 ग्राम सिल्वर ब्रोमाइड दे दिया है। इसमें वैल्यू पुट कर दीजिए आप। 80/188 सिल्वर ब्रोमाइड कितना दिया गया भैया 0.12 मल्टीप्लाइड बाई ऑर्गेनिक कंपाउंड कितना 0.15 और मल्टीप्लाइड बाई 100। और अगर इसकी बात करें बेटा तो एनसीईआरटी यहाँ मेरे सामने पड़ी हुई है। यह एनसीईआरटी का प्रॉब्लम नंबर 8.23 है। यह एनसीईआरटी न्यू का प्रॉब्लम नंबर 8.23 है। और एनसीईआरटी के अगर पेज की बात करें, जो नई वाली एनसीईआरटी उसकी बात हम लोग कर रहे हैं, किस पेज पे दिया गया है बेटा, तो यह पेज 289 पे दिया गया है। पेज नंबर 289 से एज सच प्रॉब्लम उठा के यहाँ आपको दे दी गई है। कोई चेंज नहीं किया गया, एज सच जो प्रॉब्लम है वो उठा के आपको दे दी गई है। ठीक है, तो आंसर इसका क्या आ जाएगा फर्स्ट। इसे सॉल्व करेंगे तो आंसर क्या हो जाएगा 69 का फर्स्ट। ठीक है भैया, चलो आगे आ जाते हैं। कह रहे हैं इन सल्फर। अब देखो जो अभी मैंने आपसे बोला था ना कि एनसीईआरटी का प्रॉब्लम नंबर 8.23 है, यह एनसीईआरटी का प्रॉब्लम नंबर 8.24 है। यह एनसीईआरटी की प्रॉब्लम नंबर 8.24 एज इट इज रख दिया गया है। और अगर पेज की बात करें तो इसी पेज में बेटा बिल्कुल नीचे साइड में, इस पेज के पेज नंबर 289 पे नीचे साइड में ये क्वेश्चन आपको दिया गया है। ये एग्जाम्पल ही है एनसीईआरटी का, जो सॉल्व एग्जाम्पल एनसीईआरटी बीच बीच में देती है। यहाँ भी आपको परसेंटेज सल्फर का निकालना है, तो परसेंटेज ऑफ सल्फर बराबर है 32/233 मल्टीप्लाइड बाई बेरियम सल्फेट। परसेंटेज देखो किसका दिया है, बेरियम सल्फेट दिया गया है, तो बेरियम सल्फेट अपॉन ऑर्गेनिक कंपाउंड मल्टीप्लाइड बाई 100। ठीक है, और ये क्वेश्चन नंबर 70 था। क्वेश्चन नंबर 70 जब सॉल्व करोगे तो आपको क्या मिल जाएगा, 4th इज राइट आंसर। ठीक है, चलो आगे आ जाते हैं। विच आर फॉलोइंग कंपाउंड हैव द डबल बॉन्ड। बेटा साइक्लोप्रोपेन, ये लो सीधे साइक्लोहेक्सेन, ये हो गया। कह रहे हैं टेट्राहाइड्रोफ्यूरान बना रहे हैं। टेट्राहाइड्रोफ्यूरान, और ये फ्यूरान बना दिया आपने। तो क्वेश्चन उन्होंने पूछा है कि विच आर द फॉलोइंग हैव द डबल बॉन्ड, तो डबल बॉन्ड किस में है, फ्यूरान में। 71 का क्या हो गया 4th, 71 का 4th। ये भी जब आप पलटेंगे स्टार्टिंग में, शुरू में, तो एनसीईआरटी का जो तीसरे चौथे पेज पे आप जाएंगे तो ये सारे एग्जांपल्स आपको दिए गए हैं, जहाँ दिया गया है क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड। और वहाँ क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड में क्लासीफाई करने के बाद नीचे एक एक, जैसे एलिफेटिक, एलिसाइक्लिक, होमोसाइक्लिक, हेट्रोसाइक्लिक, एरोमेटिक, ये दिया है। तो यहाँ इनके सबके जो एक एक दो एग्जांपल दिए हैं, सारे एग्जांपल बेटा वहीं से उठाए गए हैं। यानी ईच एंड एवरी क्वेश्चन एनसीईआरटी के लाइन से है, एनसीईआरटी बाहर कुछ नहीं है। ठीक है, चलो भैया आगे आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 72, हु प्रपोज द वाइटल फोर्स थियरी किसने दिया था, वर्जीलियस ने। वाइटल फोर्स थियरी किसने दिया था, वर्जीलियस ने। देख लो भैया 72, ये भी आपको मिल जाएगा। ये तो एनसीईआरटी के इंट्रोडक्शन वाले पहले ही वाले पेज पे आपको दिख जाएगा। आगे आ जाइए। विच आर द फॉलोइंग एटम इज आल्सो प्रेजेंट इन थायोफीन। थायोफीन अभी हम लोग पीछे स्ट्रक्चर बना के आ रहे हैं, जैसे फ्यूरिन का स्ट्रक्चर बनाया था, वैसे अगर थायोफीन का स्ट्रक्चर बनाना हो तो बस केवल ऑक्सीजन को आप सल्फर से रिप्लेस कर दीजिए। ये सल्फर, ये थायोफीन हो गया। अभी वहाँ फ्यूरिन बनाया था, ऑक्सीजन आ गया था, और ऑक्सीजन को सल्फर से रिप्लेस कर दें तो थायोफीन। ये भी वहीं दिया गया है जहाँ क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड दिए गए हैं, उसी पेज पे सारे स्ट्रक्चर बने हुए हैं बेटा।
अगला क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज मोर प्रायर देन अमंग द फॉलोइंग। अब अगर हम लोग एनसीईआरटी ने जितने दे रखे हैं, अगर उतने फंक्शनल ग्रुप की बात करें बेटा, तो एनसीईआरटी यहाँ सामने रखी है। सबसे टॉप पे एनसीईआरटी ने दिया है COOH। अच्छा, पेज नंबर 266, पेज नंबर देख लो 266 पे, नई वाली एनसीईआरटी की बात कर रहे हैं, पेज नंबर 266 पे, ठीक। उसके बाद एनसीईआरटी ने दिया है SO3H, इसके बाद दे रखा है COOR, इसके बाद है COCl, इसके बाद है CONH2 और इसके बाद है CN। ये एनसीईआरटी ने प्रियॉरिटी के जो इसके अलावा भी हैं, लेकिन आपके क्वेश्चन इतने से हो जाएगा इसलिए मैं इतना लिख रहा हूँ। अब कह रहे हैं इन सब में जो दिया गया सबसे प्रायर है कौन, तो देखो यही है। यहाँ सब कुछ चेक करो ना, इसके ऊपर वाला कोई आपके ऑप्शन में है ही नहीं भाई। CONH2 भी नीचे है, CN भी नीचे और SCHO भी नीचे है, ये तो सबसे टॉप पे यही है। तो सेकंड इज राइट आंसर। विच ऑफ द फॉलोइंग हैव द मेथिल ग्रुप लिंक्ड विद ऑक्सीजन। कह रहे हैं एनिलीन। एनिलीन के लिए अगर बात करें बेटा, तो बेंजीन रिंग से हम लोग क्या लगा देते हैं, NH2, ठीक। एनीसॉल की बात करें तो बेंजीन रिंग से यहाँ लगा दिया O और इससे क्या लगा दिया, CH3। टालवीन की बात करें, ये बेंजीन रिंग है और यहाँ क्या लगा दिया, CH3। और ब्रोमो बेंजीन की बात करें, बेंजीन रिंग से क्या लगा दिया है, ब्रोमीन। तो पूछ रहे हैं कौन सा ऐसे जिसमें मेथिल ग्रुप ऑक्सीजन से लिंक्ड है, तो मेथिल ग्रुप ऑक्सीजन से कहाँ लिंक्ड है, एनिसॉल में कॉमन नेम है, ठीक है। तो क्वेश्चन बेटा 101% एनसीईआरटी से था। अच्छा, इसमें चूंकि चैप्टर प्यूरिफिकेशन भी था, तो इसीलिए वहाँ फ्रेम क्वेश्चन होते भी नहीं, जब आपके नीट में भी आते हैं बिल्कुल एनसीईआरटी की लाइन आती, कोई ट्विस्ट भी नहीं होता। तो इसलिए ये पेपर आप देखेंगे तो एनसीईआरटी से बिल्कुल मैच कर जाएगा। अगर आपकी कोई क्लास मिस भी हुई और आपने एनसीईआरटी केवल पढ़ लिया, एनसीईआरटी रीड कर लिया है, तो भी आपके सारे क्वेश्चंस हो गए होंगे और अच्छे से पेपर आपने दिया होगा। आई होप ये पेपर आपका पहले वाले टेस्ट के तुलना में ये टेस्ट आपका अच्छा हुआ होगा, ठीक। तो चलिए बेटा, इसी के साथ हम लोग इस डिस्कशन को समाप्त करते हैं। आगे अब 76 ऑनवर्ड स्वप्निल सर हैं आपके साथ, उनके साथ आप कंटिन्यू करें। बाय बाय, टेक केयर। चलिए, तो क्वेश्चन नंबर 75 के बाद क्वेश्चन नंबर 76 ऑनवर्ड्स मैं डिस्कस करने जा रहा हूं। कह रहा है क्वेश्चन नंबर 76 कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ टाइप ऑफ स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म। स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म का टाइप कौन सा नहीं होता है, तो इसकी स्ट्रक्चरल की एक ट्रिक होती है, आप सब लोग जानते होंगे, CPMT फिनिश करके, CPMT फर्स्ट रैंक करके पढ़ाई जाती है, ठीक है। मतलब चेन, पोजीशन, मेटामेरिज्म, टॉटोमेरिज्म, फंक्शनल, है ना। तो ये आ जाते हैं स्ट्रक्चरल में। तो चेन क्या स्ट्रक्चरल का है, बिल्कुल है। पोजीशन क्या स्ट्रक्चरल का है, बिल्कुल है। ज्योमेट्रिकल क्या स्ट्रक्चरल का है, बिल्कुल है। तो ये बात आपके सामने निकल के आ गई, ठीक है। तो ये ज्योमेट्रिकल स्ट्रक्चरल का नहीं है, ये मैंने लिख दिया है, माफी चाह रहा हूं। ये स्टीरियो का पार्ट है, ये स्ट्रक्चरल बिल्कुल भी नहीं है, ठीक है ना। जो है वो आपके सामने लिखे हुए हैं। मेटामेरिज्म M स्ट्रक्चरल का है, बिल्कुल है। तो 3 स्ट्रक्चरल के थे, इसमें पूछा था कौन सा स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म का टाइप नहीं है। मुझे उम्मीद है सिंपल सवाल था, आपको एक ट्रिक भी याद हो गई होगी, CPMT फिनिश, या इसी में रिंग चेन लगा देते हैं तो कहते हैं CPMT फर्स्ट रैंक, ठीक है। तो ये बहुत सिंपल सी बात थी। थर्ड ऑप्शन होगा, स्टीरियो में जाएगा, ज्योमेट्रिकल और ऑप्टिकल, ठीक है। चलिए, तो अगला क्वेश्चन आपके सामने रहा, क्वेश्चन नंबर 77। प्रोपेनल एल्डिहाइड आ गया और ओन आ गया, कीटोन आ गया, नंबर ऑफ कार्बन सेम, यहां पर हम कह सकते हैं आइसोमर होंगे। फंक्शनल ग्रुप डिफरेंट है, बट ऑब्वियस हो गया फंक्शनल आइसोमेरिज्म बाई CH3 CH2 CHO एंड CH3 CO CH3, ठीक है ना। तो इसमें एल्डिहाइडिक ग्रुप है और ये कीटोनिक ग्रुप है, ये एक दूसरे के फंक्शनल आइसोमर। तो ये आपके सामने मैं थर्ड ऑप्शन के साथ जा रहा हूं। किसके साथ जा रहा हूं, थर्ड ऑप्शन के साथ, ठीक है ना। चलिए, तो
ये एक बहुत इंपॉर्टेंट बात थी। इसके बाद आगे की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 78, इन एथाइन बोथ कार्बन इज sp हाइब्रिडाइज। एथाइन मतलब कार्बन कार्बन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड है। और बहुत ध्यान से समझिएगा, मैंने कहा आपसे कई बार कहा है कि जब भी हाइड्रोकार्बन की बात आती है तो हाइड्रोकार्बन के लिए हाइब्रिडाइजेशन निकालने की सबसे सिंपल ट्रिक जो है वो है sp3 पाई बॉन्ड। sp3 पाई बॉन्ड कई बार कहा है आपसे, रैपिड फायर वगैरह में क्लास में तो बताया ही है। तो ये हो जाएगी sp3 हाउ मेनी पाई बॉन्ड्स आर हियर, 2 पाई बॉन्ड्स आर प्रेजेंट, so here hybridization should be sp2 for both carbon atoms। ठीक है, तो दो यहां पर ऐसे हैं जो sp हाइब्रिडाइज हैं। कैसे हैं? sp हाइब्रिडाइज हैं, ये दो हैं। ठीक, तो बिल्कुल सही है, बोथ कार्बन इज sp हाइब्रिडाइज, बिल्कुल सही बात है। इन इथीन की बात कर लेते हैं, तो सेम कॉन्सेप्ट हम यहीं पे लगाएंगे। sp3 पाई बॉन्ड होता है, हाउ मेनी पाई बॉन्ड्स आर प्रेजेंट हियर, 1 पाई बॉन्ड इज प्रेजेंट हियर, मींस हियर हाइब्रिडाइजेशन इज sp2। तो बोथ एटम्स यहां पे भी कैसे हैं? sp2 हैं। देख लीजिए, बहुत सिंपल सवाल, दोनों ही स्टेटमेंट आपको जो नजर आ रहे हैं वो बिल्कुल सही है। ठीक है, दोनों ही स्टेटमेंट बिल्कुल सही हो गए। ठीक, बोथ स्टेटमेंट 1 एंड 2 आर करेक्ट। तो हम यहां पे बात करने जा रहे हैं फर्स्ट ऑप्शन के लिए। ठीक है, फर्स्ट ऑप्शन के लिए, फर्स्ट ऑप्शन बिल्कुल सही होगा। क्वेश्चन नंबर 78 आते हैं अगले क्वेश्चन में। कहता है कि क्रिस्टलाइजेशन, देखो सॉलिड के क्रिस्टल्स की बात हो रही है ना, जब भी हम इसमें बात करते हैं क्रिस्टलाइजेशन की तो क्रिस्टल शब्द आता है सॉलिड के लिए। अब डिफरेंस इन सॉलिबिलिटीज पे ही ये काम करता है, ये बेसिक है और ये इसी पे बेस्ड है बिल्कुल। तो डिफरेंस इन सॉलिबिलिटीज पे ही क्रिस्टलाइजेशन बेस्ड होता है, ये बात आपको मालूम होनी चाहिए। डिफरेंस इन बॉइलिंग पॉइंट में डिफरेंस होता है तो डिस्टिलेशन होता है। जैसे कहते हैं अगर सफिशिएंट डिफरेंस है बॉइलिंग पॉइंट में तो वहां पर सिंपल डिस्टिलेशन यूज करते हैं, है ना। बॉइलिंग पॉइंट में डिफरेंस अगर कम है तो वहां पर फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन को हम लोग यूज करने का काम करते हैं। तो यहां पर क्या है, ये डिस्टिलेशन के लिए लिखा हुआ। मैं एक एक ऑप्शन आपको डिस्कस करके बता रहा हूं। डिफरेंस एब्जॉर्बिंग पावर, तो ये एब्जॉर्प्शन क्रोमेटोग्राफी की बात हो रही है, एब्जॉर्प्शन क्रोमेटोग्राफी की बात हो रही है। और डिफरेंस इन वोलाटिलिटी, तो वोलाटिलिटी और बॉइलिंग पॉइंट तो एक दूसरे से रिलेटेड होते ही हैं, है ना, इनवर्सली प्रोपोर्शनल। तो यहां पर सिर्फ और सिर्फ पहला ऑप्शन है जो सबसे सही है और बिल्कुल सही है क्रिस्टलाइजेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से। ठीक है ना, तो पहले नंबर पे हम लोग आ गए। किस पे आ गए? पहले नंबर। क्वेश्चन नंबर 80 की बात करते हैं। एनिलीन इज सेपरेटेड फ्रॉम एनिलीन वाटर मिक्सचर। देखिए, एनिलीन वाटर मिक्सचर से एनसीईआरटी का एग्जाम्पल है, हमारी ट्रिक आपको याद होगी, एनसीईआरटी का एग्जाम्पल है। मैं हमेशा रैपिड फायर्स वगैरह में क्लास में मैंने करवाया है। अनिल स्टीम, अकेला एग्जाम्पल स्टीम डिस्टिलेशन का जो एनसीईआरटी में दिया हुआ है। अनिल स्टीम, अनिल का मतलब एनिलीन, स्टीम डिस्टिलेशन से। तो देखो, जो एनिलीन और वाटर का मिक्सचर होता है उससे एनिलीन को सेपरेट कर लेते हैं वाया स्टीम डिस्टिलेशन। ठीक है ना, तो यहां पे सिंपल डिस्टिलेशन गलत बात, फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन गलत बात। सिंपल डिस्टिलेशन कब होगा? जब बीपी में डिफरेंस सफिशिएंट होगा, जब सफिशिएंट डिफरेंस होगा बीपी में तब हम इसको लिखेंगे। ठीक है, यूज करेंगे। फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन जब बीपी में डिफरेंस कम होगा तब हम यूज करेंगे। स्टीम डिस्टिलेशन हमने बात करी दी, और ये तो वैक्यूम डिस्टिलेशन की बात है अंडर रिड्यूस प्रेशर, ग्लिसरॉल फ्रॉम स्पेंट लाई वाला। ठीक है ना, तो खैर यहां पर आपसे क्या पूछा था? यहां पर आपसे पूछा है क्वेश्चन नंबर 80 का ऑप्शन नंबर 3 है। ठीक, सिंपल सवाल है बहुत। इसके बाद आगे चलते हैं। कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोसेस इन्वॉल्व सेपरेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड बाय शेकिंग ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड। तो शेकिंग ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड के लिए डिफरेंशियल एक्सट्रैक्शन टर्म हम लोग पढ़ते हैं,
है ना, एक ये इसमें कॉर्क लगा होता है, और ये डिफरेंशियल एक्सट्रैक्शन, ये बिफोर एक्सट्रैक्शन है, बिफोर एक्सट्रैक्शन है, और ये इसी तरह इसके बाद में भी हो जाता है। ठीक है, तो अगर हम यहां पे कहते हैं विद एन ऑर्गेनिक सॉल्वेंट इन मोर सोल्यूबल देन इन वाटर, देखो ये बेसिकली काम करता है लाइक डिसॉल्व लाइक पर, लाइक डिसॉल्व लाइक पर। तो जो ऑर्गेनिक सॉल्वेंट है वो ऑर्गेनिक वाले में ज्यादा सोल्यूबल होगा। ठीक है, ऑर्गेनिक कंपाउंड ऑर्गेनिक में, ऑर्गेनिक सॉल्वेंट में ज्यादा घुलेगा, और ये किस पे काम कर रहा है, लाइक डिसॉल्व लाइक पे काम करता है। ठीक है, और ये बात किसकी हो रही है, डिफरेंशियल एक्सट्रैक्शन की। तो आंसर थर्ड होगा। सर सब्लिमेशन क्यों नहीं होगा, क्योंकि सॉलिड डायरेक्टली कन्वर्ट होता है गैसियस में। क्रिस्टलाइजेशन अभी बात करी थी हम लोगों ने, डिफरेंस इन सॉल्युबिलिटी पे बेस्ड होता है। यहां पर शेकिंग टर्म यूज किया गया, मिक्सिंग टर्म यूज किया गया है, जो कि सिर्फ और सिर्फ लाइक डिसॉल्व लाइक यहां पर आ रहा है, किसके लिए, डिफरेंशियल एक्सट्रैक्शन के लिए। क्रोमेटोग्राफी लेटेस्ट एंड प्योर टेक्निक होती है, ठीक है, सेपरेशन की, यहां पर भी इसका कोई रिलेशन नहीं है। तो हम सिर्फ और सिर्फ इसमें जा रहे हैं थर्ड ऑप्शन के साथ, क्वेश्चन नंबर 81 में। 81 में थर्ड ऑप्शन के साथ हम लोग जा रहे हैं। किसके साथ जा रहे हैं, 81 में थर्ड ऑप्शन के साथ जा रहे हैं। ठीक, अब अगर यहां पे हम लोग देखेंगे कि द एड्सॉर्बेंट यूज्ड इन क्रोमेटोग्राफी, तो एड्सॉर्बेंट यूज्ड इन क्रोमेटोग्राफी की जब हम बात करते हैं तो यहां पे सिलिका जेल और एल्यूमिना दोनों यूज होते हैं। सिलिका जेल एंड एल्यूमिना दोनों यूज होते हैं, सिलिका जेल और एल्यूमिना दोनों यूज होते हैं। ठीक है, सिलिका जेल और एल्यूमिना दोनों यूज होते हैं। तो यहां पर बेटा आपको 1 और 3 दिया है, 1 और 2 होना चाहिए। क्या होना चाहिए, 1 और 2 होना चाहिए। तो ये दोनों ही सही हैं, तो इसके लिए यहां पे फोर्थ ऑप्शन 1 और 2 है ना। तो अब देखिए होता क्या है, मैं बता दूं, एड्सॉर्ब, अब जैसे ये ग्लास प्लेट है टीएलसी की, जब हम बात करते हैं थिन लेयर क्रोमेटोग्राफी की, तो इसमें सिलिका जेल की कोटिंग कर देते हैं, सिलिका जेल की क्या कर देते हैं, कोटिंग कर देते हैं। तो सिलिका जेल की जब कोटिंग होती है तो ये बात यहां पर आती है कि एज एन एड्सॉर्बेंट यूज होता है, और एल्यूमिना भी कर सकते हैं। ठीक है, तो बोथ 1 और 2, आंसर विल बी फोर्थ, आंसर विल बी फोर्थ। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 83 क्या कह रहा है, लेसेन एक्सट्रैक्ट ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड बोथ नाइट्रोजन एंड सल्फर आर प्रेजेंट। और हमेशा याद रखिए जब नाइट्रोजन और सल्फर दोनों प्रेजेंट होते हैं तो कंफर्मेशन के लिए जो कलर आता है वो आता है ब्लड रेड कलर। कौन सा कलर आता है, ब्लड रेड कलर आता है। तो कहते हैं व्हेन बोथ नाइट्रोजन एंड सल्फर आर प्रेजेंट। तो सबसे पहले इसके लिए सोडियम फ्यूजन एक्सट्रैक्ट क्या होगा, NaSCN, NaSCN होगा। ठीक है ना, अब NaSCN है, इसको हम आयंस में अगर हम वो करेंगे तो SCN माइनस हो गया, SCN माइनस प्लस, अब ये Fe3 प्लस से रिएक्शन करता है और ये ब्लड रेड कॉम्प्लेक्स देने का काम करता है, और इसका कलर कैसा होता है, ब्लड रेड कलर होता है। देख लीजिए कौन सा ऑप्शन सही है। ये जो NOH है सल्फर का कंफर्मेटरी टेस्ट है, वॉयलेट कलर इसका होता है ना, तो ये तो गलत हो गया। ये देखिए आ गया ब्लड रेड कलर, ये ब्लड रेड कलर आ गया। तो थर्ड ऑप्शन के साथ हम लोग जाएंगे, किसके साथ जाएंगे, वी विल गो विद ऑप्शन नंबर थर्ड। थर्ड ऑप्शन के साथ हम लोग जाएंगे जब किसी ऑर्गेनिक कंपाउंड में सल्फर और नाइट्रोजन दोनों प्रेजेंट होते हैं तो ये ब्लड रेड कलर देता है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 84 की बात कर रहे हैं। ऑन एन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट यूज्ड इन टेस्ट ऑफ फास्फोरस, तो कहते हैं ऑर्गेनिक कंपाउंड हैविंग फास्फोरस। तो इसमें जो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट यूज होता है वो सोडियम परऑक्साइड है। ये करता क्या है, ये कन्वर्ट करा देता है सोडियम फॉस्फेट में, और फर्दर सोडियम फॉस्फेट जो है
वो HNO3 से रिएक्शन करता है और रिएक्शन करने के बाद H3PO4 बनाता है और साथ में NaNO3 बना देता है। अब ये H3PO4 जो होता है ना, अमोनियम मॉलिब्डेट से रिएक्शन करता है। किससे रिएक्शन करता है? अमोनियम मॉलिब्डेट से। और रिएक्शन करने के बाद येलो कलर का फॉस्फो अमोनियम मॉलिब्डेट बना देता है। ठीक है ना? तो ये रिएक्शन करता है अमोनियम मॉलिब्डेट से और ये बना देगा क्या? अमोनियम फॉस्फोमॉलिब्डेट। यहां 12 आ जाएगा और इसका कलर कैसा होगा? येलो। और नाम क्या होगा? मैंने अभी बताया, अमोनियम फॉस्फोमॉलिब्डेट, है ना? अमोनियम फॉस्फोमॉलिब्डेट। देख लीजिए। ठीक है, तो यहां पे कोई ये एनसीईआरटी का ही सब है, आप सब जानते हैं। तो हाइड्रोजन पर ऑक्साइड गलत हो गया, अमोनियम मॉलिब्डेट गलत है। अमोनियम मॉलिब्डेट से रिएक्शन होती है जिसमें बाद में वो येलो कलर देता है, सोडियम पर ऑक्साइड। तो थर्ड ऑप्शन के साथ हम लोग यहां पे जाना चाह रहे हैं। यहां पे किसके साथ जाना चाह रहे हैं? यहां पे थर्ड ऑप्शन के साथ हम लोग जाना चाह रहे हैं। ठीक है, चलिए समझ आ गया, कोई दिक्कत तो नहीं है। चलिए, हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 84 को देखा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 85 की बात करते हैं। येलो कलर कंपाउंड और प्रेसिपिटेट, अभी बात करिए ड्यूरिंग टेस्ट ऑफ फास्फोरस क्या होती है? अमोनियम फॉस्फोमॉलिब्डेट की बात हो रही है। अमोनियम फॉस्फोमॉलिब्डेट की बात हो रही है। अमोनियम फॉस्फोमॉलिब्डेट की बात हो रही है। ठीक है, और यही अभी हमने पूरा आपको बना के भी दिखा दिया कैसे आता है येलो कलर। अमोनियम फॉस्फोमॉलिब्डेट। Geldal method is not applicable for compounds containing nitrogen in nitroazo groups and nitrogen present in the ring. Example pyridine. बिल्कुल सही एनसीईआरटी की लाइन है। ठीक है, हाँ, ये नाइट्रोजन प्रेजेंट इन रिंग में जो है ये नहीं होते हैं। ठीक है, जेल्डाल मेथड इज नॉट एप्लीकेबल फॉर कंपाउंड हैविंग नाइट्रोजन इन नाइट्रोएजो एंड नाइट्रोजन प्रेजेंट इन रिंग, जैसे pyridine। बिल्कुल सही है, लेकिन क्यों? क्योंकि ये अमोनियम सल्फेट बनाने में अनेबल है, और जब तक अमोनियम सल्फेट नहीं बनेगा जेल्डाल मेथड आप नहीं कर पाओगे। ठीक है ना, एनसीईआरटी की लाइन है, कई बार मैंने आपसे बताया है। ठीक है ना, तो एज नाइट्रोजन ऑफ दिस कंपाउंड डू नॉट चेंज टू अमोनियम सल्फेट, और अमोनियम सल्फेट नहीं तो जेल्डाल मेथड भी नहीं। समझ पाए? चलिए, तो दोनों ही बातें बहुत सही हैं और एक दूसरे से रिलेट कर रही हैं। हम जाएंगे
both assertion and reason are true and reason is a correct explanation of assertion। कोई दिक्कत तो नहीं है, बहुत सिंपल सी बात है, देख सकते हैं। आगे चल रहे क्वेश्चन नंबर 87 आपकी स्क्रीन पे रहा ये ड्यूमास एस्टिमेशन, ड्यूमास मेथड ऑफ एस्टिमेशन ऑफ नाइट्रोजन 0.3 ऑर्गेनिक ग्राम ओसी, ओसी मतलब ऑर्गेनिक कंपाउंड। ये 50 ml ऑफ नाइट्रोजन कलेक्टेड एट 300 Kelvin temperature and 715 mm pressure, calculate the percentage composition of nitrogen in the compound। आपसे परसेंटेज ऑफ नाइट्रोजन पूछ रहा है। देखिए ड्यूमास मेथड में मैंने आपसे कहा था सबसे पहले V2 आपको निकालना है। V2 मतलब एसटीपी एट वॉल्यूम आपको निकालना है। जो मैंने आपको एक्सप्रेशन बताई है सॉल्व करने के लिए वो कंबाइंड गैस लॉ से आती है, आप सब लोग जानते हो। जहां से P जो है ये प्रेशर दिया है, P1 आपको एक्वेस्टेंशन दिया है, V1 और T1 गिवन टेम्परेचर और वॉल्यूम है, P2 V2 T2 ये स्टैंडर्ड एसटीपी की कंडीशंस हैं। यहां से V2 निकालना होता है, ठीक है ना। और जब V2 निकल आता है तो परसेंटेज नाइट्रोजन के फार्मूले में रखना होता है। आइए रख लेते हैं। ये कितना दिया 715, 715 और ये माइनस कितना हो गया 15 इधर, और ये V1 कितना है, V1 कितना है 50 अपॉन T1 कितना है इतना, ठीक है। ये P2 कितना है 1 ATM का मतलब 760, 760, ठीक है। और ये V2 कितना, V2 तुम्हें निकालना है अपॉन T2, T2 कितना है, आप एसटीपी की बात कर रहे हो है ना, तो कितना हो जाएगा 273, ठीक है 273 हो जाएगा। समझ में आ रहा है। तो भाई केल्विन में ले लेंगे ना। अब यहां से हमें V2 निकालना है बेटा, तो V2 जो निकल के आता है वो आता है 41.9 ml। ये क्वेश्चन आया हुआ क्वेश्चन है, एनसीईआरटी में भी दिया हुआ है, आप लोग कई बार इसको लगा चुके होंगे, ठीक। अब यहां से जब V2 जैसे ही आ गया, तो यहां से परसेंटेज नाइट्रोजन हमें निकाल लेना है। परसेंटेज नाइट्रोजन जो है अगर हम निकालेंगे तो ये फार्मूला होता है 28/22,400 इंटू V2/W इंटू 100, ठीक है। तो अब यहां पे ये वैल्यू रख दीजिए 28/22,400 इंटू V2 कितना 41.9 अपॉन W कितना है 0.3 इंटू 100, तो ये आंसर आएगा 17.4%। 17.4% यहां से आंसर आपका निकल के आ जाएगा। देख लीजिए तरीका बहुत सिंपल है, बहुत ही कॉमन तरीका है। इसको हमने आपसे कई बार बताया भी है। कहीं पर कोई दिक्कत हो आप बिल्कुल पूछ सकते हो। देख लीजिए जल्दी से देख लीजिए, फिर आगे चलते हैं। चलिए ठीक है, आगे चलेंगे। उम्मीद है समझ में आ गया होगा। तो ये 41.9 के आसपास आ रहा है। नहीं 17.4, ये तो वॉल्यूम है। 17.4 फर्स्ट ऑप्शन आ रहा है। आया हुआ सवाल है क्वेश्चन नंबर 87, ठीक है। 88 ड्यूरिंग एस्टिमेशन ऑफ नाइट्रोजन प्रेजेंट इन ऑर्गेनिक कंपाउंड जेल्डाल मेथड दिया है। अमोनिया इवॉल्व फ्रॉम 0.5 ग्राम कंपाउंड इन जेल्डाल एस्टिमेशन ऑफ नाइट्रोजन, न्यूट्रलाइज 10 ml ऑफ 1 मोलर H2SO4, फाइंड द परसेंटेज ऑफ नाइट्रोजन इन द कंपाउंड। तो कहते हैं परसेंटेज नाइट्रोजन बराबर 1.4 NVML अपॉन W,
ठीक है, अब यहां पे 1.4 इंटू एन, अब एन यहां पे लाना है। अब आपको दिया क्या है, 1 मोलर H2SO4। हम सब लोग जानते हैं नॉर्मेलिटी बराबर मोलैरिटी इंटू वैलेंस फैक्टर होता है। मोलैरिटी है 1 इंटू 2 कर देंगे, एन बराबर 2n कर देंगे, एन बराबर 2n कर देंगे, ठीक है, एन बराबर 2n कर देंगे। और यहां से और ये v आ गया कितना, 10 अपॉन w है 0.5। तो अब यहां से अगर आप निकालोगे तो ये 28 हो जाएगा, है ना, ये 20 और इतना ही तो होगा, ये 0.5 हो गया। इसको वो करेंगे तो 56% आंसर आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 56% आंसर आ जाएगा। 56% इज अ करेक्ट आंसर। ये भी सवाल है, दिया हुआ है, आया हुआ भी है। तो इससे फायदा ये हो रहा है कि आपके एनसीईआरटी क्लियर हो रही है, वो बहुत अच्छी और पॉजिटिव बात है। क्वेश्चन नंबर 89 की बात करते हैं। नंबर ऑफ स्ट्रक्चरल आइसोमर की बात कर रहा है। आपको एक फार्मूला दिया है C3H4 C3H9N। तो सबसे पहले 3 कार्बन आप लगा दीजिए और एक में NH2 लगा दीजिए, ठीक है। अब की बार ये 2 कार्बन और एक NH2 और एक कार्बन नीचे, अब की आइसो वाला स्ट्रक्चर बना दीजिए, 2 हो गए। और अब की एक में 2 कार्बन एक तरफ नाइट्रोजन बीच में आ जाएगा, ठीक है। तो देखिए क्या होगा, इधर हमने CH3 लगाया, इधर हमने N लगाया, इधर हमने CH3 लगाया, इधर हमने CH3 लगाया, ठीक। और इधर C2H5 लगाया, इधर NH लगाया, इधर CH3 लगाया, ठीक है। तो ये हमारे पास में दिए हुए हैं। अब आप इनको कर सकते हो, ठीक है। ठीक, ये इस तरह से आप देख सकते हो, यहां पे आपको दिया हुआ है, ठीक है। किसी में भी आप देख लीजिए, आपको वही सारी चीजें आपको नजर आ रही हैं। C2H5 इधर ले लिया, CH3 उधर रख दिया, टोटल कार्बन 3 है, हाइड्रोजन यहां पे 9 है। इधर भी आ जाइए, अगर हम देखेंगे तो वही सारी चीजें आपको नजर आ रही हैं, है ना, ठीक। तो इसके स्ट्रक्चरल आइसोमरिज्म कितने बने, 1 2 3 4 बन गए। ए ऑप्शन के साथ जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 89 में ए ऑप्शन के साथ हम लोग जा रहे हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 90 क्या कह रहा है, आईयूपीएसी नेम आपसे कह रहा है। आईयूपीएसी नेम देखो, ये कीटोन ग्रुप लगा हुआ है। कौन सा ग्रुप लगा है, कीटोन ग्रुप लगा है। और ये कौन सा ग्रुप लगा है, एल्डिहाइडी ग्रुप लगा है। मेरी ट्रिक है ही है, आलू काट के या आलू काट कर एल्कोहल में, पूरी ट्रिक है, सब जानते हैं। आलू काट के, आलू मतलब एल्डिहाइड, ये पहले आएगा, काट कर मतलब कीटोन बाद में आएगा, फिर तीसरे नंबर पे एल्कोहल आएगा। आलू काट कर एल्कोहल में, है ना। तो ये इस तरह से आप देख सकते हो। अब इसमें मेन फंक्शनल ग्रुप हो गया ये 1, फिर हो गया 2, फिर हो गया 3, फिर हो गया 4 5 6, 6 मेंबर की रिंग है। 2 पे देखो क्या है, 2 पे मिथाइल है और 3 पे कीटो लगा हुआ है। तो नाम क्या हो जाएगा, 3 कीटो 2 मिथाइल। के पहले आएगा अल्फाबेट है ना, 3 कीटो 2 मिथाइल हेक्स 4। अब हेक्स 4 पे क्या है, डबल बॉन्ड है बेटा, इन, और 1 अल है तो इनल भी लिख सकते हैं, है ना, इन 1 अल या इनल। तो देख लीजिए कौन सा ऑप्शन सही है, 3 कीटो 2 मिथाइल। तो ये पहला ही ऑप्शन हम लोगों को मिल रहा है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 91 मैचिंग का सवाल, बहुत ही सिंपल सवाल, देख सकते हैं। RCOOH, आप देख लीजिए ये क्या होता है। तो A का 2 हो गया। अब A का 2 देखिए एक ही ऑप्शन में, कहीं जाने की जरूरत ही नहीं पड़ी। क्या कहीं जाने की जरूरत पड़ी, बिल्कुल नहीं, ठीक है।
ये देखिए बीच में ऑक्सीजन आ गया, एनहाइड्राइड का फॉर्म है, ठीक। और अगर आप देखोगे ये एमाइड है, CONH2 एमाइड होता है, और ये एसाइल हैलाइड है। तो ए का सेकेंड, बी का 1, सी का 4 और डी का 3 सेकेंड ऑप्शन में है। और हमने तो आपको डायरेक्ट ही बता दिया था देख के, पहला वाला ए वाला किससे मिल रहा था, सेकेंड वाले से। तो सीधे सीधे आसानी से हम लोग इसको बता सकते थे, ठीक। आगे चल रहे हैं क्वेश्चन नंबर 92 में। द फ्रेग्रेंस ऑफ फ्लावर इज ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ सम स्टीम वोलाटाइल ऑर्गेनिक कंपाउंड। स्टीम वोलाटाइल अंडरलाइन करिए, called essential oils. These are generally insoluble in water at room temperature but are miscible with water vapor in vapor phase. तो इसके लिए कौन सा मेथड है, तो हम सब लोग जानते हैं स्टीम डिस्टिलेशन इसके लिए मेथड होता है। कौन सा होता है, स्टीम डिस्टिलेशन। अब इसमें होता क्या है, जैसे वाटर के साथ किसी का मिक्सचर है ना, तो जिसका मिक्सचर वाटर के साथ है हम उसको सेपरेट कर सकते हैं, है ना। स्टीम वोलाटाइल दिया ही हुआ था और ये वाटर के साथ मिसिबल था, लेकिन इसको सेपरेट करने के लिए एक जो मेथड होता है वो स्टीम डिस्टिलेशन है। याद करिए अभी थोड़ी देर पहले मैंने एक ट्रिक लिखी थी, अनिल स्टीम, एनसीईआरटी में एक एग्जांपल दिया था और अभी सवाल भी वो आया था कि एनिलीन को सेपरेट करते हैं एनिलीन वाटर मिक्सचर से, कैसे, स्टीम डिस्टिलेशन से, ठीक है। तो यहां पर वही बात है, बॉइलिंग पॉइंट का कोई यहां पर जिक्र नहीं दिया हुआ है तो डिस्टिलेशन हो नहीं सकता, ठीक। और सॉलिड क्रिस्टल के बारे में भी जानकारी नहीं दी हुई है, क्रिस्टलाइजेशन नहीं होगा, डिस्टिलेशन अंडर रिड्यूस प्रेशर भी नहीं होगा। बचा कौन सा, स्टीम डिस्टिलेशन, फोर्थ ऑप्शन के साथ हम लोग जाएंगे क्वेश्चन नंबर 92 में। क्वेश्चन नंबर 93 की बात हमें करनी है। अब यहां पर हमें यह देखना है, ड्यूरिंग हियरिंग ऑफ कोर्ट केस द जज सस्पेक्टेड दैट सम चेंजेस इन द डॉक्यूमेंट हैड बीन कैरीड आउट। He asked the forensic department for check the ink used at 2 different places. देखिए हुआ क्या, ऐसा हुआ होगा कुछ, मान लीजिए पहले ये कोई डॉक्यूमेंट इस इंक से लिखा है, अब हमने क्या किया आपको दिखा रहे हैं कुछ इसी तरह से। अब हमने इसको ऐसे कर दिया, मान लीजिए एक मिनट, आपको दिखा रहा हूं कि ये एक्चुअल में है क्या, है ना। अब हमने इसमें थोड़ा सा कुछ चेंज कर दिया इस तरह से, समझिएगा। तो अब देखिए जो अभी मैंने ये जो लाइन ड्रॉ करी है इस पे, है ना, तो ये बिल्कुल ऐसा लग रहा है कि इस पे कुछ चेंज हुआ है पहले वाले से, है ना। भाई आप जिस पेन से लिख रहे हो, आप बात समझिएगा, और जिस पेन से ये जो क्वेश्चन में कहा गया है कि जो भी डॉक्यूमेंट था, है ना, उसकी जो राइटिंग है, उस पेन की जो इंक है और जिससे मतलब इसमें कुछ मैनिपुलेशन करी गई, उस पेन की जो इंक है, कुछ तो डिफरेंस होगा ही ना। तो ये जो पिगमेंट के बारे में जानकारी करी जाती है, ये लेटेस्ट टेक्निक होती है क्रोमेटोग्राफी, उससे करी जाती है। किससे करी जाती है, क्रोमेटोग्राफी से करी जाती है। और जो कलर होंगे वो सेपरेट हो जाते हैं, वो स्पॉट्स आ जाते हैं, स्पॉट्स आर विजिबल, और ये विजिबल हो जाते हैं ऑन टीएलसी प्लेट, थिन लेयर क्रोमेटोग्राफी प्लेट। एक पतली पत्ती होती है ग्लास की बहुत, उसमें सिलिका जेल की कोटिंग करी जाती है, सॉल्यूशन में डिप किया जाता है, फिर मूवमेंट होती है और स्पॉट्स ऑफ कलर आते हैं। तो जो सेपरेशन होगा दोनों का और जो कलर स्पॉट आएंगे वो किसके द्वारा सबसे अच्छे से पता करेंगे, तो बेस्ट रिजल्ट कौन देगा, थिन लेयर क्रोमेटोग्राफी, ठीक है ना, ये समझ लीजिए। कॉलम क्रोमेटोग्राफी नहीं, है ना, वो कॉलम क्रोमेटोग्राफी जो होगी उसमें कॉलम्स होंगे, वेरियस कॉलम होंगे डिफरेंट फ्रैक्शन के, फिर उनको सेपरेट किया जाएगा, मिक्सचर होंगे जैसे A+B+C, 1 by 1 उनको शेक करके A अलग कर लिया, B अलग कर लिया, C अलग कर लिया, इस तरह से हम लोग को करना होता है। लेकिन यहां पर देखिए क्या कह रहा है, यहां पर सवाल दूसरा था, ठीक। थिन लेयर क्रोमेटोग्राफी फोर्थ ऑप्शन के साथ हम लोग जा रहे हैं, ठीक है ना। चलिए
आईयूपीएसी नेम, आईयूपीएसी नेम की बात कर रहा है, कोई फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट नहीं है, हम जाएंगे लॉन्गेस्ट पॉसिबल चेन के साथ। तो ये होगा 1, 2, 3, 4, 5, 6। अब 3 पे और 4 पे देखो क्या लिखा है, मेथाइल। तो 3, 4 डाई मेथाइल, 3, 4 डाई मेथाइल। क्या बोला मैंने? 3, 4 डाई मेथाइल। आप देख सकते हो 3, 4 डाई मेथाइल, और फिर क्या हो गया? हेक्सेन हो गया, हेक्सेन हो गया, हेक्सेन हो गया। ठीक है ना? 3, 4 डाई मेथाइल हेक्सेन। ठीक, देख लीजिए कौन सा ऑप्शन है। 3, 4 डाई मेथाइल हेक्सेन सेकेंड ऑप्शन में आपको नजर आ रहा है, क्वेश्चन नंबर 94 में सेकेंड ऑप्शन। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 95 की बात कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 95 कह रहा है 2 सॉलिड्स विच हैव डिफरेंट सॉलिबिलिटीज। अभी बात करी थी हम लोगों ने, डिफरेंट सॉलिबिलिटीज पे बेस्ड है, मतलब क्रिस्टलाइजेशन की बात हो रही है, क्रिस्टलाइजेशन की बात हो रही है। तो ए का जो है वो ई है, ए का ई है, और टू लिक्विड, चलिए 1 बाई 1 ही देखते हैं। दूसरा क्या है? लिक्विड विच डिकम्पोजेस एट इट्स बॉइलिंग पॉइंट। बहुत सिंपल सी बात है, डिस्टिलेशन अंडर रिड्यूस प्रेशर की बात कर रहा है। किसकी बात कर रहा है? डिस्टिलेशन अंडर रिड्यूस प्रेशर की बात कर रहा है। तो ये कौन सा है बेटा? सेकंड का डी ऑप्शन होगा। ए का ई और सेकंड का डी। ए का ई इसमें है और इसमें है, और सेकंड का डी भी इन्हीं दोनों में है। देख लीजिए भैया, है ना? अब इसके बाद देखिए थर्ड क्या कह रहा है? स्टीम, ये इसके बारे में था, स्टीम वोलाटाइल लिक्विड। तो ये स्टीम शब्द आ गया, स्टीम डिस्टिलेशन। अभी हम लोगों ने थोड़ी देर पहले बात करी थी। तो बेटा थर्ड का ए आ गया, मतलब थर्ड ऑप्शन बिल्कुल सही है। ठीक, 2 लिक्विड्स विच हैव बॉइलिंग पॉइंट क्लोज टू रिड्यूस प्रेशर। तो ये फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन होता है। फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन का यूज कब करते हैं? तो कहते हैं फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन का यूज करते हैं जब, फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन का यूज हम करेंगे उस समय करेंगे फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन का यूज जब बॉइलिंग पॉइंट में डिफरेंस कम होगा। मेरी ट्रिक क्या थी? बीपी कम हो तो एफडी करा लो। एफडी मतलब फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन और बीपी मतलब बॉइलिंग पॉइंट। ठीक है ना? तो और अगर उनके बीच में लार्ज है तो वो तो सिंपल डिस्टिलेशन में चला जाएगा, फिफ्थ का सी हो जाएगा। ठीक है, तो ये आप इस तरह से देख सकते हो, थर्ड ऑप्शन हो गया। क्वेश्चन नंबर 96 क्या है? कंपोनेंट ऑफ अ मिक्सचर ऑफ रेड एंड ब्लू इंक कैन बी सेपरेटेड बाई डिस्ट्रीब्यूटिंग द कंपोनेंट्स बिटवीन स्टेशनरी एंड मोबाइल फेज इज पेपर क्रोमेटोग्राफी। पार्टीशन क्रोमेटोग्राफी पे बेस्ड होता है ना? पार्टीशन पे बेस्ड है। पार्टीशन क्रोमेटोग्राफी का एक पार्ट होता है ना? सेलुलोज से बना फिल्टर पेपर यहां पर लिया जाता है और इसको मिलता जुलता टीएलसी बोलते हैं, इसको मिलता जुलता टीएलसी बोलते हैं। और ये जो है इसमें पेपर क्रोमेटोग्राफी इज अ टाइप ऑफ पार्टीशन क्रोमेटोग्राफी। ठीक है, तो अब इसमें देखिए क्या कह रहा है? कंपोनेंट ऑफ रेड एंड ब्लू इंक्स कैन सेपरेटेड बाय डिस्ट्रीब्यूटिंग द कंपोनेंट बिटवीन स्टेशनरी एंड मोबाइल फेज इन पेपर क्रोमेटोग्राफी। बिल्कुल सही बात है। ठीक है, जो कहा गया है वो बिल्कुल सही बात है। कहते हैं जो बेस्ड है किस पे? बेस्ड ऑन कंटिन्यूअस डिफरेंशियल पार्टीशनिंग पे बेस्ड होता है। कंपोनेंट के जो मिक्सचर होता है किसके बीच में? स्टेशनरी और मोबाइल फेज के बीच में। इसमें स्टेशनरी फेज आमतौर पे वाटर लेते हैं। ठीक है, कहते हैं द कलर कंपोनेंट्स ऑफ इंक माइग्रेट एट डिफरेंट रेट बिकॉज पेपर सिलेक्टिवली रिटेन्स डिफरेंट कंपोनेंट अकॉर्डिंग टू द डिफरेंस इन देयर पार्टीशन बिटवीन टू फेजेस। बिल्कुल सही है, इसको एक्सप्लेन कर रहा है। ये सेलुलोज से बना फिल्टर पेपर है, फिर यहां पर भी स्पॉट आते हैं। ठीक है, तो ये एक दूसरे को एक्सप्लेन कर रहे हैं। तो बोथ असर्शन एंड रीजन आर ट्रू एंड रीजन इज अ करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। कई बार क्वेश्चन आता है जैसे 2 फेज हैं, स्टेशनरी फेज और मोबाइल फेज, तो कौन सी सॉलिड लिक्विड गैस में कौन कभी स्टेशनरी फेज नहीं हो सकता, कौन कभी मोबाइल फेज नहीं हो सकता? सॉलिड नहीं हो सकता क्योंकि वो तो है ना सबसे क्लोजली है।
और इसमें स्टेशनरी में गैस हो जाएगा, ठीक है, जो नहीं हो सकता है। बाकी दोनों पॉसिबल हो सकते हैं जो फिजिकल स्टेट होती है। तो कलर कंपोनेंट ऑफ इंक के लिए जो सेपरेशन की जब बात आती है, अगर पेपर क्रोमेटोग्राफी की बात आ रही है तो वो बेस्ड होता है पार्टीशन पे। मैंने क्या बोला कि पेपर क्रोमेटोग्राफी जो है, पेपर क्रोमेटोग्राफी जो होती है इज बेस्ड ऑन पार्टीशनिंग। किस पे बेस्ड है? पार्टीशनिंग पे बेस्ड है। तो यहां पर आप देख सकते हो, क्योंकि पार्टीशन शब्द दिया है, पेपर सिलेक्टिवली की बात है, दोनों एक दूसरे को रिलेट कर रहे हैं, एक्सप्लेन कर रहे हैं। 97 क्या कह रहा है? Which of the following compounds is synthesized by Colwell and Bartlett respectively, which shows that organic compound could be synthesized from inorganic sources in a laboratory। देखिए बहुत आसान सी बात है, अमोनियम साइनेट से जैसे बना था यूरिया, वो भी तो इनऑर्गेनिक से ऑर्गेनिक बना था कि नहीं बना था? बिल्कुल बना था। तो उसी तरह कोल्बे ने एसिटिक एसिड और बर्थलेट ने मीथेन को इनऑर्गेनिक सोर्सेस से बनाया था। तो एसिटिक एसिड एंड मीथेन, फोर्थ ऑप्शन के साथ हम जा रहे हैं, ठीक है। इलेक्ट्रोनिगेटिविटी इथेन CH3 ठीक है। अब यहां पर इलेक्ट्रोनिगेटिविटी की बात हो रही है, बहुत ध्यान से समझेंगे। परसेंटेज एस कैरेक्टर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इलेक्ट्रोनिगेटिविटी, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एसिडिक स्ट्रेंथ, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू बॉन्ड लेंथ होता है। ये कुछ बातें आपको मालूम होनी चाहिए। अक्सर परसेंटेज एस कैरेक्टर से ही आपका सवाल निकल जाएगा, अगर इलेक्ट्रोनिगेटिविटी का है या बॉन्ड लेंथ का, एसिडिक स्ट्रेंथ का। तो यहां पर अभी मैंने बताया हाइब्रिडाइजेशन निकालने की ट्रिक क्या होती है ऑर्गेनिक कंपाउंड में, sp3 माइनस पाई बॉन्ड। तो इसमें देखो कितने पाई बॉन्ड है? एक भी नहीं। तो हाइब्रिडाइजेशन क्या होगी? sp3 मतलब 25% एस कैरेक्टर होगा। इधर आ जाओ, sp3 माइनस 1 sp2 हो गया, कितना हो गया? 33.3% एस हो गया। समझ में आ रहा है? इसके बाद क्या हो गया? इसके बाद sp3 माइनस 2, यहां 2 पाई बॉन्ड है, sp हाइब्रिडाइजेशन आएगी, 50% एस कैरेक्टर आ जाएगा बेटा। कितना आ जाएगा? 50% एस कैरेक्टर आ जाएगा। ठीक, आप देख सकते हो 50% एस कैरेक्टर है। तो सबसे ज्यादा अगर ऑर्डर ऑफ इलेक्ट्रोनिगेटिविटी की बात हो रही है तो किसमें हो रही है? सबसे ज्यादा होगा बेटा एथाइन, फिर होगा इथीन एंड देन इथेन। समझ में आ रहा है? एंड देन इथेन। तो इथाइन, इथीन और इथेन की बात कर रहे हैं। पहला ऑप्शन होगा क्वेश्चन नंबर 98 में। आप देख सकते हो पहला ऑप्शन आपके सामने नजर आ रहा है। क्वेश्चन नंबर 99 कह रहा है हाइब्रिडाइजेशन। अब देखो इस सवाल कहीं ना कहीं से इसमें ऑप्शन ऐसे नहीं दिए, नहीं विवादित हो जाता। मतलब अगर आपको एनटीए में ऐसा सवाल आ जाता नीट के पेपर में, तो आपको ये जो है बिल्कुल सही, इसमें आपको 4 नंबर मिल सकते थे, लेकिन मिलेंगे नहीं, क्योंकि ये सवाल बहुत वाइजली फ्रेम किया गया है। ठीक है ना? अब जरा ध्यान से देखिए, इसमें लेफ्ट राइट नहीं दिया है। आप लेफ्ट राइट देखते हो सब लोग, है ना? तो इसीलिए ऐसे सवाल की ध्यान रखा जाता है। ये CH3 है, CH है और CN है। लेफ्ट टू राइट तो कह नहीं रहा है। अगर मैं इधर से चलता तो sp हाइब्रिडाइजेशन आती, और sp ऑप्शन में नहीं दिया है ना? तो इसलिए हम लोग इधर से ही चलेंगे। तो अब देखिए क्या होगा इसमें, sp3 माइनस 0 sp3 हो गया। इधर आ जाइए, sp3 माइनस 1 sp2 हो गया। इधर आ जाइए, sp3 माइनस 1 sp2 हो गया, sp3 माइनस 2 sp हो गया। ठीक है ना? तो sp3 sp2 sp2 और sp,
sp3, sp2, sp2 और sp। थर्ड ऑप्शन के साथ हम लोग जाएंगे क्वेश्चन नंबर 99 में, थर्ड ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 100, स्टेट ऑफ हाइब्रिडाइजेशन ऑफ कार्बन एंड शेप आपको बताना है। तो यहां पर फिर से वही चीज, sp3 माइनस पाई बॉन्ड होता है, एक पाई बॉन्ड है sp2, और sp2 में होता क्या है बेटा, ट्राइगोनल प्लेनर होता है। SCN में आ जाओ, अभी मैंने आपसे बताया sp3 माइनस 2 पाई बॉन्ड है, sp मतलब लीनियर। तो देख लीजिए कौन सा है, sp2 ट्राइगोनल प्लेनर और sp लीनियर। थर्ड ऑप्शन आपको ये बता रहा है और आपके सामने। तो इस तरह से क्वेश्चन नंबर 100 तक का डिस्कशन हम लोगों ने कर लिया है और ये आपके सामने है। ठीक, तो मुझे उम्मीद है आपको डिस्कशन अच्छा लगा होगा और आपने अपनी गलतियों से सीखा होगा। चलिए, थैंक यू सो मच। आप सब लोग जुड़े, इसके लिए आप सब लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। मेहनत करते रहिए, मुलाकात होती है फिर किसी अगले डिस्कशन में, रैपिड फायर सेशन में। थैंक यू, टेक केयर, बाय।